दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन है डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। यस, इस क्वेश्चन है डिस्कशन में जो भी आगे के क्वेश्चन हैं हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मोस्टली क्वेश्चन तो हमारे डिस्कस हो जाएंगे पर सिलेक्टेड। ठीक है, स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा वो क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन बुक में देखना है और मेरे साथ डिस्कस करना है, और जो मैंने कहा वो लिख कर देखना है। मैं पहले कह देता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चनर जो है मेरे साथ कंप्लीट कर दोगे तो मैं आपको कहता हूँ कि जीएसटी में आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार 80 पार, उसके नीचे हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आर यू रेडी? यस और नो? चलिए, नाउ एक क्वेश्चन था जो सीबीआईसी का एक क्लैरिफिकेशन आया था, इसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बनाया और पूछा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन याद करने की कोशिश करते हैं। और पहली बार ये एक्सपीरियंस लो कि सीबीआईसी के क्लैरिफिकेशन पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया और हमको कैसे प्रेजेंट करना है। ये एक आपके लिए नया एक्सपीरियंस है, और ये क्वेश्चन होने के बाद जरूर आपको अपने आप को ये कहना है कि अच्छा ऐसा भी होता है। ओके, तो ये देखिए, द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल डेटी of Mr. अमन गोयन and his family is located in बेरी, हरियाणा। अमन गोयन का एक पुराना अपने एंसेस्ट्रल टेम्पल जो था वो देवता मानते थे, कुल देवी थी। द टेम्पल इज रन बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। टेम्पल जो चला रहे थे वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड थी। फैमिली हैज गॉट अनशेकेबल फेथ इन देयर एंसेस्ट्रल डेटी, मतलब फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेथ था। मिस्टर अमन इज अ बिग एंटरप्रेन्योर हैविंग फ्लरिशिंग बिजनेस ऑफ टाइल्स इन गुरुग्राम। अपॉन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड ही डोनेटेड 10 लाख रुपीज टू द सेड टेम्पल। डोनेशन दिया टेम्पल को 10 लाख रुपए का फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटिंग हॉल इन अ टेम्पल। ऑन द मेन डोर ऑफ सिटिंग हॉल नेम प्लेट लगाएगी डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल अपॉन द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन the leviability of GST on donation received from अमन गोयल। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन मिला उसकी जीएसटी के क्या इम्पैक्ट हो गए। ये आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में नहीं आया, और ये एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ओके, कि मैं आना चाहता हूँ, शायद आपके एग्जाम में इसकी तड़प पूरी हो जाए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू, अब लेविएबिलिटी जो है हमें डिस्कस करना है। अब आपको अगर एक क्लैरिफिकेशन याद होगा, ओके, नेम प्लेट लगा दी गई और उसको तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको एक लाइन याद आ जाएगी। हो सकता है बुक में वो जो क्लैरिफिकेशन था हमने कंसीडरेशन के डिस्कशन के वक्त देखा था, और उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चनर मैं कर रहा हूँ एक तरह का रिवीजन है, ये बिल्कुल क्वेश्चनर करो, आपको बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो यहाँ उन्होंने लिया है कि अब ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था, और ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन को प्रेजेंट कैसे करना ये इसमें सीखना है, इसलिए इसको लिख कर देखना है। ये भी जरूर देखना है कि हम ओन वर्ड्स में इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, स्टार्ट देखो कितना अच्छा किया। क्लैरिफिकेशन नंबर आपको वगैरह याद नहीं रखना है, हाँ, पर आपको एक बात बहुत क्लियर है कि सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है। चलो, हम वो स्टूडेंट की बात करते हैं जिसको सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी मैंने पढ़ा, ओके, कहीं तो भी मैंने पढ़ा, लेकिन कहाँ पढ़ा याद नहीं आ रहा है, पर उसको आंसर आ रहा है। तो उसने कैसे हैंडल करना चाहिए मैं उनके लिए भी बताऊंगा। पहले तो जो स्पेसिफिक आंसर आ रहा है वो स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक पता है और उसको मजा आ रहा है कि यार मैंने जस्ट पढ़ा क्लैरिफिकेशन और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन है और मैं लिखना चाहता हूँ। हम पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं। ओके, तो उन्होंने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, if nameplate or similar acknowledgement is placed on premises of religious institution displaying donors name just as an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy। सर इतना वर्ड टू वर्ड लिखना है क्या? नहीं, आप थोड़ा सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हो कि इफ एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आपको ऐसा लिखता है तो अच्छी बात है, और आप ऐसा भी लिखो कि इफ एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पुट अ नेम प्लेट ऑफ डोनर एज ए एक्सप्रेशन ऑफ, ये वर्ड लर्न करने पड़ेंगे, लिख के देख लेना, एज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकग्नाइजेशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, देन देयर इज नो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। ये वर्ड पूरा आना चाहिए कि वो फॉर कंसिडरेशन नहीं है उसमें, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है, कहीं तो भी वन मिसिंग है, एंड देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी, बस इतना है।
तो जहां पे भी वर्ड्स आपको हार्ड जाते हैं कि नेम प्लेट और सिमिलर एक्नॉलेजमेंट इज प्लेस ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिस्प्लेइंग द डोनर्स नेम, ऐसे याद आए तो ठीक, या उसको सिंप्लीफाई कर सके तो ठीक। ये टेक्निक हर सब्जेक्ट में सीखो। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, वैसे का वैसा नहीं लिखते आता है, और जिसने ट्राई किया वो टेंशन में आया। जिसको ये टेक्निक आती है कि मैं सिंपल वे में कैसा लिखूं, बॉस उसके लिए तो सिंपल लिखो ना। अगर ऐसा लिख सके तो अच्छी बात है, सिंपल लिखो। इफ एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर वॉलंटरी डोनेशन पुट अ नेम और डिस्प्ले द नेम ऑफ द पर्सन, डिस्प्ले द नेम ऑफ पर्सन जस्ट एज अ, बस पेपर चेकर क्या देखेगा, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकग्नाइजेशन एज डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, ये वर्ड देखेगा, मार्क्स दे देगा आपको। और वो देखेगा कि ये फॉर कंसिडरेशन नहीं है और जीएसटी नहीं आएगा। बट द कंडीशन इज दैट डिस्प्लेइंग द नेम इज नॉट एम ऑफ गिविंग पब्लिसिटी, ये भी पॉइंट लिखो कि कंडीशन बस इतनी है कि जो नेम यूज किया नॉट गिविंग पब्लिसिटी और इट्स नॉट अ मार्केटिंग टू प्रमोट द बिजनेस, हेंस ओके रिसिपिएंट डोनेशन और गिव हैज नो ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग, मतलब उसके अगेंस्ट में हमें कुछ करना नहीं है, को प्रो प्रो ओके, तो क्विड प्रो क्रो हमें कुछ यहाँ पे नहीं करना है। तो इसके बेस पे क्लैरिफिकेशन ये है कि पेमेंट मेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, इट्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, इसलिए नॉट लायबल टू जीएसटी। ओके, लिख के जरूर देखें। अगर अपने ओन वर्ड्स में प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ऑलवेज प्रमोट करूंगा कि अपने ओन वर्ड्स में बट विथ क्लैरिटी के साथ लिखो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये लिख के जरूर देखो ये क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, A resident welfare association provides service of depositing the electricity bill of the resident in lieu of some nominal charges, whether this activity is treated as supply। एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, एओपी है, और वो अपने मेंबर को, रेसिडेंट यानी उसके मेंबर को सर्विस दे रहा है। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कोई क्लब हो, सोसाइटी हो या एसोसिएशन हो, क्लब हो, सोसाइटी और एसोसिएशन है, ये अपने मेंबर को कोई सर्विस देते हैं, ये अपने मेंबर को कोई सर्विस देते हैं। तो ये जो एक्ट है, अपने मेंबर को वो सर्विस दे रहे हैं, ये जो एक्ट है, ये जो यहाँ पे एक्टिविटी, ये बिजनेस कही जाएगी। बिजनेस के डेफिनेशन में तो हमने देख लिया था कि बिजनेस कही जाएगी, बिजनेस तो कही जाएगी, पर क्या ये सप्लाई भी कही जाएगी? तो 7(1)AA अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये एक्टिविटी सप्लाई भी बोली जाएगी इफ फॉर कंसिडरेशन। ओके, सप्लाई भी बोली जाएगी। इसका मतलब मुझे ये स्पेसिफिक केस में, बिकॉज ये मटेरियल में भी कवर्ड है, और ये स्पेसिफिक केस में मुझे 2 पॉइंट कवर करना है कि ये बिजनेस भी कही जाएगी और ये सप्लाई भी कवर कही जाएगी। तो हमारे लीगल प्रोविजन में क्या आएगा? लीगल प्रोविजन में ये आएगा कि भाई यहाँ पे बिजनेस इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय क्लब, एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर फॉर सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन, तो वो बिजनेस है। और 7(1)AA में ओके, अगर एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल सप्लाइड बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, तो सप्लाई बोला जाएगा। ओके, अब देखो मैंने शॉर्ट में खत्म कर दिया, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, वहां पे कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन है। टाइम मिला तो वो भी लिखो, और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये पॉइंट्स मेरे कवर हो गए। तो इसमें मैंने लॉ एक्सप्लेन किया, और उसके बेस पर जो सर्विस दिया वो ट्रांजेक्शन फॉर कंसिडरेशन होगा, तो सप्लाई बोला जाएगा। भाई ये लिख के नहीं देखा तो भी चलेगा, पर जो स्टूडेंट अगर टाइम मिलता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं कहूँ लिख के देखो वो तो देखो, पर जो मैंने नहीं कहा पर वो आरटीपी के क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है या एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिख के देखेगा बॉस, तो वो सिर्फ जीएसटी में नहीं सीखेगा कि कैसे लिखना, वो सारे सब्जेक्ट में सीखेगा कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provision of GST, you are required to enumerate the activity। भाई सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर है, कोई एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन होगी तो क्या सप्लाई बोला जाएगा? यस बोला जाएगा। 7(1)C शेड्यूल 1, इन्होंने स्टार्ट देखो कैसा किया, पहले 7(1)A कहा, 7(1)A कहा कि फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बट 7(1)C है, 7(1)C कहता है कि कोई भी एक्टिविटी जो सप्लाई बोला जाएगा इवन दो मेड विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1। सो 7(1)C में शेड्यूल 1 में पैरा 1 आपको पता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन।
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया होगा और गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 होगा तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। देखो सिंपल वर्ड में मैंने कैसे लिखा, रेगुलर बुक में कभी कभी ये ध्यान दो, रेगुलर बुक में थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लीगल जॉर्गन्स होता है, पर सिंपल वर्ड में मैंने कोशिश की है क्वेश्चन में कि सिंपल वर्ड में कैसे लिखो। उसके बाद में प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, जहां एजेंट इश्यूज, ये पैरा 3 तभी लगेगा जब एजेंट इश्यू इनवॉइस टू द कस्टमर इज ओन नेम। हाँ, अगर एजेंट अपना इनवॉइस नहीं तो फिर स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं बोला जाएगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड ओन एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये 4 पैरा है जहां कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी सप्लाई। ये 4 पैरा छोड़ के सप्लाई तभी बोला जाएगा जब कंसिडरेशन है। ओके, जब कंसिडरेशन है। हुई ना बात? चलो, इजी है ना एग्जाम के क्वेश्चंस? एक अच्छा क्वेश्चन जो आरटीपी में पूछा था और मैं लेना चाहूंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम मिले तो लिख के देखो, ठीक है। साहब सेल्स अ एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी, ठीक है, दिल्ली, नीड 4 एयर कंडीशनर फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एनक्लेव। ओके, तो सफदरजंग एनक्लेव। Therefore, he transferred 4 air conditioner on which ITC already have been availed by it from its stock for the said purpose. Examine whether the said activity amounts to supply under section 7 of CGST Act. पहला पार्ट, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। नेक्स्ट, फर्दर जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहब सेल्स, he sold an air conditioner to Sahab Sales for rupees 5,000. Akash had bought the said air conditioner 6 months before for his residence. Does sale of their air conditioner by Akash to Sahab Sales amount to supply under section 7 of CGST Act? अब ये केस स्टडी को थोड़ा कभी कभी रफ में आप रफ वर्क कर सकते हो। आखिरी 2 पेजेस आपके आंसर शीट के रफ वर्क के लिए डाल देना और रफ वर्क में डायग्राम निकाल लेना। आंसर में डायग्राम मत निकालो, रफ वर्क में, मतलब ये आपकी समझ लो आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है, तो आखिरी के 2 पेज भी ले सकते हो या फिर साइड में आप टाइम देके ऐसा रफ वर्क के लिए भी कर सकते हो, पर ये अच्छा नहीं दिखता है। ओके, नीट और क्लीन नहीं दिखता है, तो आखिरी के 2 पेजेस आप रफ वर्क के लिए रख सकते हो, ठीक है, आपके आंसर शीट में। चलिए, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो केस स्टडी बताई इसको थोड़ा हम और अच्छे से ओके यहाँ पे देखते हैं। साहब सेल्स एयर कंडीशनर, तो देखो कैसा है कि ये ऐसे साहब सेल एयर कंडीशनर, ओके, उनका ये था, ठीक है। अब जो उन्होंने एयर कंडीशनर परचेस किए थे, एसी परचेस किए थे, जिसका आईटीसी उन्होंने ले लिया है, आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी उन्होंने ले लिया है। और उसमें से क्या हुआ, उनका एक घर था, हमने ऐसा एग्जांपल लिया था बाइक वाला, बाइक, कुछ बाइक लेके घर पे चले गया। अब उनका एक घर था, उसमें उन्होंने 4 एसी 4 एसी परमानेंट ट्रांसफर कर दिए, परमानेंट ट्रांसफर कर दिए 4 एसी, और ये आपने घर पे लगा दिए, जिसका आईटीसी उसने दिया, और फ्री ट्रांसफर कर दिया, फ्री ट्रांसफर कर दी। ये पहला केस है। फिर उन्होंने कहा कि एक आकाश है, और ये आकाश जो है इसने अपने पुराने एसी साहब सेल को सेल किए, ओल्ड एसी जो उसके पर्सनल एसी थे, घर के थे, ओके, ओल्ड एसी उसने सेल कर दिए। किसको? एसएस को। ये अलग केस है और ये अलग केस है। आपको 2 सिचुएशन में बताना है कि क्या है। अब दोनों सिचुएशन में बताना है तो अगर आप लीगल प्रोविजन लिख रहे हो तो दोनों की लिख लेना, सो दैट आपको दोनों के आंसर देने में आसान होगी। पहला फ्री है, तो फ्री है तो आपके दिमाग में शेड्यूल 1 ऐसा छप जाना चाहिए, और शेड्यूल 1 कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। एसी उसकी बिजनेस असेट थी, स्टॉक थी, याद करो, एसी उसका स्टॉक था, बिजनेस असेट था, और उसने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया ऑन विच आईटीसी टेकन। तो सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1 के हिसाब से ये सप्लाई बोला जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। खत्म। यानी मुझे शेड्यूल 1 पैरा 1 लीगल प्रोविजन में लिखना है। दूसरा, आकाश ने अपनी पर्सनल एसी बेचे, ये रिलेट करो कार वाले जगह, किसी ने अपनी पर्सनल कार बेची, पर्सनल ज्वेलरी बेची, कुछ याद आया कि ऐसा रिलेट हो जाना चाहिए। तो अगर उसने अपने पर्सनल एसी बेचे तो वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं है, तो ये नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। तो इस पर भी हमें लीगल प्रोविजन में कवर करना है। तो अब इसको देखो कैसे कवर किया। पहले तो कवर किया कि 7(1)(a) क्या कहता है। 7(1)(a) कहता है, ओके, क्योंकि मुझे दोनों केसेस कवर करनी है, तो 7(1)(a) कहता है कि इफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही वो सप्लाई माना जाएगा। और 7(1)(c) पैरा 1 शेड्यूल 1 कहता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन।
मेड विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई बोला जाएगा। मतलब मैंने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, उसका भी पैरा दे दिया, और यहां पे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट होगा तो उसका भी पैरा मैंने यहां पे दे दिया। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, तो डिस्कशन और कंक्लूजन अब यही है कि पहला उन्होंने पूछा था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट बाय साहब सेल फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर पर्सनल यूज वुड अमाउंट टू सप्लाई एंड इवन दो मेड विदाउट कंसिडरेशन। और दूसरा, आकाश ने सेल ऑफ एयर कंडीशनर बाय आकाश टू साहब सेल इज नॉट क्वालिफाइड सप्लाई, क्यों? क्योंकि नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। आई होप आपको इजी लगा होगा। अगर किसी को लिख के देखना है तो जरूर लिख के देखिएगा, ग्रिप आएगी कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा यहां पे। चलिए नेक्स्ट बेटा, ये ICAI के स्टडी पेटल में कवर है। रघुबीर ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। अब लखनऊ से उसने दिल्ली में ट्रांसफर किया। कहां से? लखनऊ से दिल्ली में ट्रांसफर किया। सो दैट सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुबीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन GST ऑफ बोथ द स्टेट, दोनों में रजिस्टर्ड है। Although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom constitute a supply. Justify. एक मिनट, आपको क्लिक हो गया होगा, दो सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, ऑब्वियसली क्लिक हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि क्या ये नहीं पूछा कि वो DDP है या नहीं है, ये पूछा कि वो सप्लाई है या नहीं है। अब सवाल ये पूछते हैं कि अगर DDP है तो हम हमारा आंसर रिस्ट्रिक्ट कर देते सेक्शन 25 पे, बस कि वो सेपरेट पर्सन है। पर सवाल उन्होंने पूछा कि सप्लाई है नहीं है, तो अब मुझे 71C शेड्यूल 1 और पैरा 2 लगाना पड़ेगा, यानी अब मुझे पैरा 2 यहां लगाना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे कि सर आंसर अगर मैं 71C शेड्यूल 1 पैरा 2 से डायरेक्ट स्टार्ट करूं तो चलेगा, मार्क्स आएंगे, लेकिन सही तरीका क्या है आंसर लिखने का? सही तरीका आंसर लिखने का ये है, सुनो ध्यान से, सही तरीका आंसर लिखने का ये है कि शेड्यूल पैरा 2 क्या कहता है? रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या? आपने लिख दिया डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी क्या हुआ? आपने अज्यूम कर लिया कि जो पेपर चेकर है उसको डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या उसको पता होगा। लेकिन क्या है, पेपर चेकर को जो मार्किंग स्कीम मिलती है उसमें पॉइंट्स होते हैं कि उसमें किसने क्या लिखा है उसके ऊपर वो मार्क्स अलोकेट करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन यहां बोल दिया और ये प्रिज्यूम करना कि पेपर चेकर को पता होगा डिस्टिंक्ट पर्सन, और मैंने लिख दिया, मार्क्स मिल गए, खत्म हो गया, जल्दी से जल्दी। मत करो ऐसा, आप इंडिया की टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो। मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ रेगुलर कोर्स में कि लिखना कैसे। पता है मुझे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे हार्ड जाता है कि अरे बाप रे इतना सारा, पर ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हैबिट बहुत काम आती है, प्रैक्टिस से बनती है हैबिट और हैबिट बहुत काम आती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले लिखो कि DDP क्या है लीगल प्रोविजन में, फिर 71C क्या कहता है और उसके बेस पे आंसर लिखो। इसलिए मेरी लीगल प्रोविजन में मैंने सेक्शन 71C लिखा और उसमें पैरा 2 शेड्यूल 2 लिखा कि अगर सप्लाई ओके डिस्टिंक्ट पर्सन को, अब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, रिलेटेड भी लिखने, मुझे सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन चाहिए। क्यों रिलेटेड पर्सन लिखकर अपना टाइम वेस्ट करूं? 2 वर्ड लिख के भी क्यों टाइम वेस्ट करूं? मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन लिख दिया क्योंकि मुझे स्पेसिफिक मिल गया ये लिखना है। अगर स्पेसिफिक नहीं होता तो मैं रिलेटेड भी लिख लेता। हाँ सर, अगर हमने रिलेटेड लिख लिया होगा तो फिर यार छोड़ दो, फिर क्या, अच्छा है, अच्छी बात है, पर फिर 2 वर्ड्स आपने ज्यादा लिख दिए। ओके, जो भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो शैल बी ओके विदाउट कंसिडरेशन, ये लोग लिखना भूल जाते हैं। लिखते हैं कि एज पर सेक्शन 71C पैरा 2 शेड्यूल 1 अगर रिलेटेड को दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो सप्लाई बोला जाएगा, पर ये लिखो कि ये सब पैरा 2 शेड्यूल 1 ये विदाउट कंसिडरेशन को एप्लीकेबल है। इसे आपने लिख लिया। कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ मिस्टेक करते हैं कि ओके सप्लाई टू रिलेटेड डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, ओके ये जो है विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं, ये पूरा लिखो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया तो ही सप्लाई बोला जाएगा, और अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या, तो मैं सेक्शन 25(4) लिख रहा हूं, याद आया तो अच्छी बात है। अगर मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन होगा तो ईच रजिस्ट्रेशन को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा, ओके इन 1 और मोर स्टेट। तो अकॉर्डिंगली आपने पहले लीगल प्रोविजन लिख दी। अब आसान है आपको मार्क्स सच में कहो तो आपने कंक्लूड किया होगा जो भी, पर आपने लीगल प्रोविजन लिखी, वहीं एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा कि मजा आ गया बॉस। और किसी ने अगर सेक्शन के साथ लिख दी तो और क्या मजा,
ओके यहाँ पे तो ऐसे केस में डिस्कशन और कंक्लूजन कि उसने अपने फैक्ट्री को भेजा तो वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन है, और डिस्टिंक्ट पर्सन है तो शेड्यूल पैरा 2 शेड्यूल 1 के हिसाब से वो सप्लाई बोला जाएगा। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी दिया है तो सप्लाई बोला जाएगा। ये हुई ना बात। तो ऐसे केस में आप अपने ही ब्रांच को या रिलेटेड को दे रहे हो, अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दे रहे हो तो सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। On occasion of Diwali, Daksh Gold Private Limited distribute gift hamper to its employee worth rupees 3 lakh. Does it qualify as a supply? Would your answer be different if gift of rupees 40,000, 42,000 has been given to employee? अब इसमें फिर से पहले तो हमें 7(1)(c) पैरा 2 बोलना पड़ेगा कि अगर आपने अब ये फोकस करना रिलेटेड पे, यहाँ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, रिलेटेड को दिया तो सप्लाई बोला जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ रिलेटेड को दिया तो सप्लाई बोला जाएगा। फिर क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड में आते हैं क्या? ओके, तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े, अगर सेक्शन 15 याद भी नहीं आया, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। और वो प्रोविजो भी लिखो कि प्रोविजो क्या कहती है। ये क्वेश्चन लिख के देखना, एग्जाम में नहीं पूछा पर इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो क्या कहती है कि अगर गिफ्ट की वैल्यू, ऊपर के कुछ क्वेश्चन में मैंने सिंपल वर्ड में भी दिया है, ओके, यहाँ जो प्रोविजन है वो दिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया और नॉट एक्सीडिंग 50,000 होगा तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए, भाई हमने एग्जामिनर को तीनों बातें एक्सप्लेन कर दी, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए 3 लाख का गिफ्ट दिया है पर एम्प्लॉय, ओके, ये 50,000 से ज्यादा है, क्वालिफाई एज अ सप्लाई। और सेकंड उन्होंने पूछा 40,000 42,000 का देते तो 42,000 का देते तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। सिंपल है एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन। हमारा इतना डिस्कशन होने के बाद किसी की ताकत है कि भाई कुछ भी पूछ ले और हमको ना है, अरे हेड हम सबके लिए रेडी है। ओके, देखो मैं हर एंगल से कवर कर रहा हूं, ये रिवीजन है आपकी एक तरह से। चलिए एक अच्छा केस स्टडी है, आपके मटेरियल में कवर है। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन हरियाणा, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस फॉर हेवी स्टील मशीनरी। For carrying out repair work, Gagan Engineering Private Limited sent its container truck equipped with repair equipments, consumable tools, parts from the Haryana to workshop to its own repairing center, located in other states across India, where client machinery are being brought and are being repaired. Discuss the leviability of GST interstate movement of truck का interstate movement है from the workshop of Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing center located in the state across India. एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन पे फिर से केस स्टडी बनाएगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के लिए तड़प रही है, लिखकर जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के लिए तड़प रही है। ठीक है, मैंने क्लैरिफिकेशन बताया था कि ठीक है, गुड्स के डेफिनेशन में एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लेकिन अगर कन्वेंस होगा और गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। दूसरा मैंने उसमें यह बताया था कि अगर कोई आपके रिपेयरिंग सेंटर पे कन्वेंस जा रहा है, रिपेयरिंग सेंटर पे कन्वेंस जा रहा है तो वो ट्रक पे नहीं आएगा, पर वहां जो रिपेयरिंग सर्विस होगी जो आपकी ब्रांच दे रही है, सेपरेटली रजिस्टर्ड है इन अदर स्टेट, तो उसको उस रिपेयरिंग चार्जेस पे जीएसटी आएगा, इवन दो आपकी ब्रांच है उसके ऊपर है। अब यहां पे देखो ये भी लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका मैंने डायरेक्ट सीबीएसई क्लैरिफिकेशन से नहीं चालू किया, आप कर सकते हो, डोंट स्ट्रक विद इट, डायरेक्ट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन से चालू कर सकते हो और फिर प्रोविजन लिख सकते हो, पर मैंने लिखने का तरीका देखो क्या। पहले सेक्शन 25(4) में कहा कि अगर आपके मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है तो वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। 7(1)(c) में ये कहा, 7(1)(c) में मैंने ये कहा कि शेड्यूल्ड 1 के हिसाब से अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स जाता है तो सप्लाई बोला जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई बोला जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलर इससे रिलेटेड है। क्योंकि आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रक भेजे। लेकिन इसमें सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, आपने पहले 2 पैराग्राफ नहीं भी लिखे, डायरेक्ट इससे भी स्टार्ट किए तो मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये कोड कर दो तो और आपका आंसर इंप्रूव मैनर में दिख जाएगा। आपने पहले कुछ क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर को इंप्रेस कर दिया ना बॉस, तो उसके आगे उसके हाथ से ऐसे आंखें बंद करते हो, वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और वो मार्क्स देते जाएगा, मार्क्स का मजा आ रहा है उसको देने का। ओके, ध्यान से सुनना। तो ऐसे केस में अब ये पैरा लिख के देखना, ये पैरा लिख देना, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस इंक्लूडिंग ट्रक कैरिंग गुड्स पैसेंजर फॉर रिपेयर्स और मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन specified 25(4) not involving further supply of conveyance and neither treated as supply of goods or service and not leviable to GST। कन्वेंस जा रहा होगा तो जीएसटी नहीं, लिख के देखना। बट
जो वहां पे रिपेयर और मेंटेनेंस हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और बस कंक्लूजन छोटा सा है फिर कि भाई जो ट्रक मूव होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं, लेकिन जो रिपेयर होगा, ओके, जो रिपेयर होगा उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। खत्म। ओके, यहां पे हाँ, Mrs. M Limited being a garment manufacturer appoint Mr. Ram as an agent who store garments manufactured by M Limited and sent to dealer whenever M Limited asks Mr. Ram to do so. Mr. Ram issue his own invoice. Is it supply? इतना सिंपल आरटीपी में है, हमने कितना बड़ा डिस्कशन किया। एम लिमिटेड ने एजेंट को माल भेजा, एजेंट अपॉइंट किया, स्टोर गारमेंट्स और माल भेजा एम, ओके, यहां पे अपने कंसाइनमेंट एजेंट को टू सेंड द डीलर, और एजेंट आगे कस्टमर को बेचेगा, डीलर को बेचेगा। मिस्टर राम टू डू सो, मिस्टर राम इशू इज ओन इनवॉइस, इज इट अ सप्लाई? जस्टिफाई। अगर एजेंट का इनवॉइस है तो पैरा 3 लग गया। तो मैंने स्टार्ट किया सेक्शन 71C, ओके, शेड्यूल 1। ये आरटीपी का क्वेश्चन है, लिख कर देखना, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। तो शेड्यूल 1, अगर पहले पैरा 3 लिखो प्रॉपरली, एकदम डायरेक्ट मत लिखना इशू ऑन इनवॉइस वगैरह। पैरा 3 कहता है अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और प्रिंसिपल टू एजेंट होगा हु अंडरटेक फर्दर सप्लाई, तो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये वर्ड आने चाहिए। इस पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि पैरा 3 तभी अप्लाई होगा व्हेन एजेंट इशू ऑन इनवॉइस, देन ओनली देन पैरा 3 इज एप्लीकेबल। खत्म, लीगल प्रोविजन। डिस्कशन कंक्लूजन, यस, यहां पे एम ने जो मिस्टर राम को स्टॉक ट्रांसफर किया, आप स्टॉक ट्रांसफर वर्ड यूज करते हो तो टैक्सेबल सप्लाई है। क्यों? क्योंकि एजेंट इशूइंग हिज ओन इनवॉइस इन हिज नेम, तो ट्रांजैक्शन पैरा 3 में कवर्ड होता है। ओके, ट्रांजैक्शन पैरा 3 में कवर होता है। देखो कैसा मैंने ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज मैनर, अगर आप मेरा आंसर का तरीका देखते हो तो मैंने बहुत पॉइंट वाइज मैनर में लिखा है, जो पढ़ने में आसानी होती है और मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं, लेते आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो, वेल, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, आपको इजी लगे होंगे, तो यहाँ आज का क्वेश्चन या डिस्कशन हम एंड करते हैं। आपने एंजॉय किया होगा और आपने देखा होगा एग्जाम के क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने कहा लिख के देखो, वो लिख कर देखो बॉस, बहुत मजा आएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।